माँ जी, मेरी बेटी का खिलौना अपनी बेटी के बच्चों को चुरा के दे देती हैं। सुधा ने अपने कामकाज को निपटाने के बाद जैसे ही मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोला तो रोज की भांति सबसे पहले वह अपनी दोस्तों रिश्तेदारों के स्टेटस चेक करने लगी। दरअसल ऐसे ही उसे दूसरों के जन्मदिन और सालगिरह का पता लग जाते थे, मगर उसके चेहरे का रंग अचानक उस वक्त उड़ गया जब उसने अपनी ननद गीता का स्टेटस देखा। स्टेटस पर गीता ने अपने साल भर के बेटों छोटू की अनेकों पिक्चर लगाई हुई थी, मगर सुधा की नजर उनमें से दो पिक्चर से हट ही नहीं रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो सच कैसे हो सकता था। ये 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 तो मेरा वह आराध्या का खोया हुआ वही मोबाइल फोन वाला खिलौना है जिसमें से म्यूजिक बजता है। ये गीता दीदी के बेटे छोटू के हाथ में नहीं, ये खिलौना वहाँ कैसे जाएगा? महीनों से तो गीता दीदी यहाँ आई भी नहीं है, तो कहीं मम्मी जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शक ने दिमाग में जगह बना ली थी, तो उसने तुरंत ही गीता को फोन मिला दिया। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसी हो? हाँ, वो आपका स्टेटस देख रही थी, सच में बहुत प्यारा लग रहा है छोटू, हर पिक्चर कमाल की है। अच्छा, ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में छोटू ने? हे हाँ हाँ, बड़ा प्यारा लग रहा है। उसी तरह वो खिलौना घुमा फिरा कर सुधा ने दोबारा टटोलने की कोशिश की। अरे भाभी, वो मोबाइल वाला खिलौना बड़ा पसंद है, इसे दिन भर इसी से खेलता रहता है, बदमाश। वो म्यूजिक बजता जो रहता है उसमें। अच्छा, और आप बताइए हमारी आराध्या बिटिया कैसी है? सच बहुत मन करता है उसके साथ खेलने का। उसकी बातों को याद करते हुए मुस्कुरा देती हूँ मैं। ठीक है दीदी। अच्छा, वैसे कहाँ से लिया ये? देखने में महंगा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी आराध्या के लिए मैं भी लाऊंगी। सुधा ने एक बार फिर से वही खिलौना को लेकर अपनी शंकाओं को कुरेदने की कोशिश की। ये वाला खिलौना ठीक से याद नहीं है भाभी। हाँ, शायद मम्मी लाई थी छोटू के जन्मदिन पर। अच्छा, और सब ठीक है? चलिए दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहते हुए सुधा ने फोन गुस्से में काट दिया। उसकी नजरों में लगभग सब साफ था। अभी बीते पिछले सप्ताह ही तो उसकी सास ननद जी के बेटे के पहले जन्मदिन पर उनके यहाँ गई थी। हाँ सच, तब से ही उसे ये नहीं दिखाई दिया। कितना ढूंढा भी था, फिर लगा कि कहीं सोफे या पलंग के पीछे ना हो, मगर सुधा का मन घिन्ना सा हो गया। उसे अपनी सास पर गुस्सा आ रहा था। वैसे तो इतनी पूजा पाठ करती हैं, सत्संग जाती हैं, लेकिन आखिर में ही देना वही सासों वाली हरकत। फिर दुनिया कहते फिरते हैं कि बहुओं को बेटी बनाकर रखना चाहिए, मगर क्या सासों को माँ बनकर नहीं रहना चाहिए? दिखने में दिखा दिया ही ना कि बेटियां ही सगी होती हैं। और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। आने दो, आज मोहन जी को दिखाती हूँ, उन्हीं के सामने खोलूंगी सारी पोल पट्टी, तब पता चलेगा दोपहर में सासू माँ को ठीक से खाना भी नहीं परोसा, बल्कि और दिन कितना प्यार से पेश आती थी। मगर आज उसने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। बहू, क्या बात है आज तुम? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सासू माँ ने प्यार से पूछा तो सुधा गुस्से से कुछ बोली, बस मुंह बनाकर दूसरे कमरे में चली गई। शाम को आराध्या को भी उसके साथ खेलने नहीं दिया। रात को 8 बजे जैसे ही मोहन फैक्ट्री से आया तो रोज की तरह माँ के पैरों को छूकर वहीं बैठकर चाय की फरमाइश कर दी। नहीं, चाय यहाँ आकर पीजिए, कहकर सुधा ने चाय अपने कमरे में रख दी।
मोहन ने माँ की ओर देखा तो वह बोली, जा, आज दोपहर से उसका व्यवहार ठीक नहीं है। शायद उसकी मायके से कोई बात हुई है, मुझे भी नहीं बताया, शायद तुझे। अच्छा, मुझे भगवान जी का स्मरण करने जाना है। देख, अगर कोई बात हो तो कोई मदद वगैरह तो पीछे मत हटियो। पत्नी को अपने पति से ही आशा होती है, और वैसे भी जैसे सुधा मुझे अपनी माँ की तरह मानती है, वैसे ही उसके मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा हैं। तो बेटा झिझकना नहीं, जा, कहकर माँ मंदिर वाले कमरे की ओर बढ़ गई। सुधा, ये सब तुम्हें पता है ना, मैं माँ के पास बैठकर ही चाय पीता हूँ। तो आखिर बात क्या है? सुधा ने गुस्से से मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप स्टेटस दिखाते हुए कहा, तुम्हारी माँ चोरी छिपे मेरी आराध्या का खिलौना अपनी बेटी के बच्चों को लेकर देती हैं। पता नहीं इससे पहले भी क्या क्या। सुधा, बस तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कहते हुए? वो माँ है मेरी और तुम उन्हें, वो मालिक है इस घर की, समझी? उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या देना है किसी को। वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचती है। और तुम, तभी दरवाजे पर बेल बजी। मोहन ने गुस्से में जाकर दरवाजा खोला तो सामने नीलम भाभी खड़ी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर वाली, उनके ठीक नीचे वाली फ्लोर वाली। अरे मोहन भैया, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाभी जी, आइए ना। सुधा कहाँ है? तब तक सुधा भी बाहर आ गई। भाभी, आप आइए, बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं सुधा, चाय नहीं, मैं तो बस अपने दोनों को ये लो प्रसाद वैष्णो देवी माता का है, आज ही तो लौटी हूँ शाम को। हाँ ये लो। वो बालकनी खोली तो ये सब सामान मिला जो तुम्हारी लाडली आराध्या नीचे फेंकती रहती है। ताई जी नमस्ते। आराध्या बाहर से आते हुए उससे लिपटते हुए बोली। सुधा नीलम भाभी के हाथों में से लिए सामान को देख रही थी, जिसमें थी कपड़े पकड़ने वाली चिमटियाँ, खाने पीने वाले चम्मच, एक चाबी से चलाने वाला हाथी और वही म्यूजिक बजने वाला मोबाइल फोन वाला खिलौना। सामान और प्रसाद देकर नीलम भाभी तो वहाँ से चली गई, मगर अब मोहन सुधा को देख रहा था, जिसका सिर शर्म से झुक गया था और मन आत्मग्लानि से भर गया था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतनी पढ़ी लिखी होकर आखिर कर ही दी ना उसने वही बहू वाली हरकत। क्या बाजारों में केवल एक ही खिलौना कंपनी उतारती है? लाखों हजारों एक जैसे खिलौने बाजार में मिलते हैं, और इतना जानते हुए भी वो अपनी देवी समान सास पर शक कर रही थी। वो फुट फुट कर रोते हुए मुकेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। उसे पश्चाताप में देखकर मोहन उसे उठाते हुए बोला, सुधा, भूल हर किसी से हो सकती है, मगर समझदार वही होता है जो संयम से परिस्थितियों का सामना करे। यदि यही बात तुम माँ से प्यार से पूछकर करती तो ना तुम्हें पूरा दिन कोढ़ना पड़ता और ना ही माँ को और मुझे तुम्हारे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता। खैर, बात माँ को पता न चले। अब आओ, रोज की तरह हम सब एक साथ प्यार से खाना खाने की तैयारी करते हैं। सुधा ने मोहन की
और भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए हाँ करते हुए अपनी सहमति जताई और चल पड़ी अपने घर को प्यार का वही सुंदर मंदिर बनाने, जहाँ वह सबसे प्यार से रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।